हेलो नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग सिखों का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 लाएंगे। सिखों के चैप्टर को पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार रिवाइज करेंगे कि शुरू में जब हम स्टार्टिंग किए थे सिख के चैप्टर को पढ़ना, तो हमने आपको बताया कि सिखों में 10 गुरु हुए थे और सबसे लास्ट गुरु जी जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह को पढ़ रहे थे और फाइनली पता चला कि 1708 ईस्वी में उनकी जो है हत्या कर दी गई एक पठान के द्वारा नांदेड़ गोदावरी नदी के तट के पास। तो जब सिखों के 10वें गुरु जी का निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद क्या हुआ कि सिखों में गुरु का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ऐसा अनाउंस जो है गुरु गोविंद सिंह ने खुद किया था कि अब जो है हमारे बाद कोई सिखों में गुरु नहीं बनेगा और गुरु का कॉन्सेप्ट जो है सिखों से ओवरऑल अब ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद उनके जो एक परम शिष्य कह लीजिए या फिर प्रिय शिष्य कह लीजिए, वो थे बंदा बहादुर। इनको बंदा सिंह भी कहीं कहीं किताब में लिखा है, कहीं कहीं बंदा बहादुर। तो ठीक, तो उनके प्रिय शिष्य थे बंदा बहादुर। वो सिखों के सेनापति के रूप में अब आए। तो टोटल पहले तो हम 10 गुरु को पढ़े थे 1 बाय 1 करके। उसके बाद जब 10वें गुरु जी मरे, गुरु गोविंद सिंह, उनकी डेथ हुई, तो उनके डेथ के बाद बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे, वो सिखों के सेनापति के रूप में आए। मतलब अब गुरु नहीं है, अब सेनापति का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग हो गया। तो बंदा बहादुर ने अपने पड़ोसी राज्य में, यानी कि जो मुगल वंश के शासक थे या फिर उनसे इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। एक लंबा संघर्ष उनका चला 8 साल तक। बंदा बहादुर ने अपने क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग, गरीब किसान, इन सब का समर्थन लिया, इन सब को एकजुट करके और मुगलों के साथ पूरे जोर खरोश के साथ युद्ध किया। फिलहाल इनको सफलता प्राप्त नहीं हुआ, ये हार गए और फाइनली 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इनका कत्ल कर दिया, फांसी दे दिया और बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। तो लेकिन जब बंदा बहादुर आए तो इनका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि इन बंदा बहादुर आए, 1708 से 16 ईस्वी तक रहे बंदा बहादुर। इनका प्रारंभिक नाम था लक्ष्मण देव। अब पहला सवाल तो यही याद करेंगे कि बंदा बहादुर का प्रारंभिक नाम था लक्ष्मण देव और ये सिखों के सेनापति के रूप में आए। दूसरा पॉइंट हमने यही नोट किया है कि ये सिखों के सेनापति के रूप में सामने आए और जम्मू कश्मीर से संबंधित था। मतलब ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे बंदा बहादुर और ये गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु के प्रिय शिष्य थे। ठीक, बंदा बहादुर ये जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह इनको प्यार से गुरु बख्श सिंह के नाम से बुलाया करते थे, हमने यहाँ नोट कर दिया। गुरु गोविंद सिंह इनको प्यार से गुरु बख्श सिंह के नाम से बुलाया करते थे और फाइनली 1716 में फर्रुखसियर के समय इनको फांसी दे दी गई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ कि मुगलों के साथ जो है बंदा बहादुर का बनता नहीं था। इनके पहले इनके गुरु जी जो थे, गुरु जी उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी था। तो वो गुरु जी का मुगलों के साथ ठीक ठाक बना, ठीक, लेकिन बाद में फिर बंदा बहादुर आए तो उनकी चली नहीं, क्योंकि मुगल शासक जो थे अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इनको परेशान करते थे। तो उससे बचने के लिए या फिर उनकी परेशानी का सामना करने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग, गरीब किसान, इन सबको एकजुट किया। और बंदा बहादुर के बारे में कहा जाता है कि गरीबों के बहुत ज़्यादा हिमायती थे, वे उनके लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम करते थे। उन्होंने इस सब को एकजुट करके और मुगलों के विरुद्ध एकदम पूरे जोश के साथ युद्ध किया, लेकिन फिलहाल हार गए और फाइनली 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने इनको पकड़कर फांसी दे दिया और बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। अब इनके बाद क्या हुआ कि जब बंदा बहादुर की डेथ हो गई तो उनके बाद पंजाब में अलग अलग क्षेत्र में जो बड़े लोग थे, बड़े व्यापारी लोग थे, उन्होंने संगठन बनाकर और अलग अलग क्षेत्र, मतलब पंजाब के ही क्षेत्र में अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और इस प्रकार पंजाब जो था वो 12 मिसल में डिवाइड हो गया। अभी आप देखते हैं जैसे क्या है कि भारत को स्टेट के रूप में डिवाइड किया गया, अलग अलग स्टेट के रूप में, ताकि वहाँ का प्रशासन जो है ठीक से चलाया जा सके। हर स्टेट में एक चीफ होता है। उसी तरह पंजाब में भी ऐसा हुआ कि मिसल बट गया, 12 मिसल में डिवाइड हो गया। उसको आप कह सकते हैं ऐसा, मतलब संघों का संगठन। तो 12 मिसल में डिवाइड हो गया, हर मिसल का अपना एक चीफ था शुरुआती दिनों में। लेकिन ये 12 मिसल के जो भी लोग थे ये आपस में पहले शुरू दिनों में एक दूसरे का मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी बाहरी ताकत के साथ युद्ध हो गया तो आपस में एक दूसरे से एकजुट होकर और फिर उनसे लड़ते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि लोभ और लालच की लालसा ऐसी बढ़ी कि ये लोग अपने अपने पर सीमित रहने लगे और इनका शक्ति जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया। और इनके पड़ोसी राज्य, मतलब आप यहाँ देखेंगे पंजाब, और पंजाब के नीचे मराठाओं का क्षेत्र था, तो इनके जो पड़ोसी राज्य थे मराठा, वो
काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने लगे इनके समय। तो पंजाब के बारे में हम आपको बता रहे थे कि बंदा बहादुर की मृत्यु हुई और पंजाब बटा 12 मिसल में। तो अगला पॉइंट हमारा यही है कि पंजाब जो है 12 मिसल में बट गया। अब इन मिसलों में आप जब पढ़ेंगे सुकेर चकिया मिसल, भंगी मिसल, कन्हैया मिसल, शहीदी मिसल, मतलब बहुत सारे मिसल हैं, लेकिन अपन लोग को पढ़ना है दो। एक तो भंगी मिसल जो सबसे ताकतवर था, दूसरा सुकेर चकिया मिसल जो सिखों से संबंधित था। सुकेर चकिया मिसल इसलिए पढ़ेंगे कि सुकेर चकिया मिसल में एक राजा बने, शासक बने, उनका नाम था रणजीत सिंह, और उन्होंने सिख धर्म को फिर से वापस रिटर्न, मतलब एक उस स्टेज में पहुंचाने का प्रयास किया जहां से वो नीचे गिर गए थे धराम से। तो सिखों में जो सबसे कुशल राजा के तौर पर आए वो सुकेर चकिया मिसल से आए और इनका नाम था राजा रणजीत सिंह। तो अभी आप ध्यान देंगे कि सिखों के 10वें गुरुजी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्य आए, उनका नाम था बंदा बहादुर, वो सेनापति के रूप में आए और इनकी मृत्यु 1716 में जब फर्रुखसियर के द्वारा कर दी गई बंदा बहादुर की मृत्यु, तो उसके बाद पंजाब 12 मिसल में डिवाइड हुआ। उसमें से अपन लोग को 2 मिसल पढ़ना है, एक भांगी मिसल जो सबसे ताकतवर था, दूसरा सुकेर चकिया मिसल। तो सुकेर चकिया मिसल के राजा बने थे रणजीत सिंह 1792 ईस्वी में। अब रणजीत सिंह पर थोड़ा फोकस करेंगे। कहा जाता है कि रणजीत सिंह जो थे वो बचपन से नेता थे। ठीक, नेता इसलिए कहते हैं कि बचपन से ही वो दरबार में बैठते थे अपने बाबूजी के साथ और दरबार में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ की बातों को सुनते थे, उनसे सीखते थे। और वैसे भी नॉर्मली कहा जाता है कि लाइफ में अगर आप अपनी उम्र से बड़े उम्र के लोगों के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो क्या होता है कि मेंटल पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसा ही था रणजीत सिंह के साथ। रणजीत सिंह अपने से बड़े लोगों के साथ बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना। तो रणजीत सिंह जो थे वो बचपन से ही नेता थे और वो कुशल थे। हर एंगल से आप उनको देखेंगे तो इतिहास में जो उनको दर्शाया गया वो हर एंगल से कुशल थे, बुद्धि के रूप में भी, प्रशासन चलाने के रूप में भी, मतलब तलवारबाजी जो भी हो, वो हर प्रयास से, हर एंगल से रणजीत सिंह जो थे वो कुशल नेता थे। तो रणजीत सिंह शासक बने सुकेर चकिया मिसल के और 1792 ईस्वी में। अब थोड़ा रणजीत सिंह का डिटेल कर लिया जाए तो रणजीत सिंह आए, इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1780 ईस्वी को। रणजीत सिंह का सबसे पहले जन्म आप याद रखेंगे 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हो गया। इनके पिताजी, अभी गांव में देहाती में कहते हैं बाबूजी, वही हैं। इनके पिताजी का नाम था महासिंह। ठीक, इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1780 ईस्वी को और इनके बाबूजी जो थे वो थे महासिंह। ठीक, और 12 वर्ष की आयु में ये सुकेर चकिया मिसल के शासक बने। अभी हमने बताया कि 1792 में ये बने, तो मतलब 80 में जन्म हुआ तो 12 ऐड करेंगे तो 1792, तो मतलब 12 वर्ष की आयु में सुकेर चकिया मिसल के ये शासक बन गए। भाई साहब शासक बड़ी जल्दी बन गए, लेकिन क्या हुआ कि इनके पड़ोसी जो थे वो बहुत बदमाश, उसका नाम था, अफगानिस्तान का शासक था, उसका नाम था जमन शाह। जमन शाह जो था वो इनका पड़ोसी शासक था। ठीक, तो रणजीत सिंह और जमन शाह के बीच युद्ध हुआ। ठीक, शुरू दिनों में संघर्ष हुआ। तो संघर्ष के क्रम में क्या हुआ कि रणजीत सिंह कुशल थे हर एंगल से, ये इन्होंने क्या किया, जमन शाह को पराजित करना शुरू किया। तो जमन का शाह इनके डर से भागने लगे और भागने के क्रम में क्या हुआ कि जमन शाह के 12 तोप जो थे वो चिनाब नदी में गिर गया। तो बाद में रणजीत सिंह ने उन सारे तोप को निकलवा कर अपने यहाँ रखा और फिर वापस जमन शाह को भेज दिया। जमन शाह काफ़ी खुश हुए और उसने रणजीत सिंह को लाहौर तक राजधानी विस्तार करने का ऑर्डर दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि रणजीत सिंह का 2 क्षेत्र हो गया, एक तो लाहौर तक का उसका क्षेत्र का एरिया बढ़ गया, दूसरा पहले से वो अमृतसर में मौजूद थे। तो इस प्रकार रणजीत सिंह की 2 राजधानी हुई, एक लाहौर राजनीतिक राजधानी, दूसरा अमृतसर धार्मिक राजधानी। तो मतलब दोनों आपको याद रखना है कि रणजीत सिंह की 2 राजधानी हुई। वैसे नॉर्मली एग्जाम में एक ही आता है अमृतसर धार्मिक राजधानी के बारे में, लेकिन अगर आपको ऐसा एग्जैक्ट आंसर आ जाए कि रणजीत सिंह की कितनी राजधानी थी तो 2, एक तो लाहौर राजनीतिक राजधानी, दूसरा अमृतसर वो उसकी धार्मिक राजधानी थी। ठीक, तो इस एंगल से आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि रणजीत सिंह की कहानी थोड़ा सा आगे यू टर्न लेती है, तो आइए अब उसको एक बार देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर समझिए कि 12 वर्ष की आयु में सुकेर चकिया मिसल के शासक बने। और यहाँ पर जो हमने मैप बनाया ये साउथ इंडिया का मैप बनाया और ऊपर का क्षेत्र जो हमने नहीं बनाया वो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत का है। तो उत्तर भारत में था पंजाब और इनके पड़ोसी जो थे वो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के शासक थे जमन शाह। तो इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ
उसी पॉइंट को हमने यहाँ पर लिखा है कि रंजीत सिंह और अफगान शासक जमन शाह के बीच संघर्ष के दौरान जमन शाह के 12 तोप चिनाब नदी में गिर गया, जिसे रंजीत सिंह ने निकलवाकर वापस कर दिया। और वापस करने के बाद जमन शाह काफ़ी खुश हुआ और उसने रंजीत सिंह को लाहौर तक क्षेत्र विस्तार करने का मौका दे दिया। और इस प्रकार से रंजीत सिंह की 2 राजधानी हुई, एक राजनैतिक राजधानी लाहौर और दूसरा धार्मिक राजधानी हो गई अमृतसर। अब आइए इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के साथ इनका थोड़ा समझौता हुआ और अंग्रेज़ों के साथ इनका अनबन स्टार्ट हो गया रंजीत सिंह की, क्योंकि मुग़ल अब तक कमज़ोर हो गए थे। अब क्या है कि रंजीत सिंह को तो आप देख रहे हैं कि रंजीत सिंह यहाँ तक चले आए, लेकिन पंजाब में रंजीत सिंह को इतना ताकतवर बनने में किसने मदद किया? थोड़ा सा आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे। हुआ यूँ कि रंजीत सिंह जब पंजाब 12 मिसल में बट गया, तो मिसल में बटते ही डिवाइड होते हुए क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। तो इनके पड़ोसी राज्य जो थे मराठा, ये काफ़ी ताकतवर थे। लेकिन ऐसा हुआ कि 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली इनका आक्रमण हुआ भारत पर, ठीक। और ये मराठाओं से युद्ध किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और इसमें क्या हुआ कि मराठा जो है वो अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए। और जैसे ही मराठा पराजित हुए तो मराठाओं के पराजित होने के बाद एक तो इनका पड़ोसी जो ताकतवर शासक था वो ख़त्म हो गया। दूसरा ये क्या है कि इस्लाम धर्म में इधर मुग़ल शासक थे, ये पहले से कमज़ोर हो रहे थे। अब इनके साथ क्या हुआ था कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह ने इनको उस समय के शासक को पूरी तरह से हरा दिया। तो इस प्रकार ये दोनों कमज़ोर हो रहे थे। अब इन्हीं का फ़ायदा उठाकर रंजीत सिंह को उभरने का मौका मिला और फिर रंजीत सिंह शासक बने और एक बड़े ताकतवर शासक के रूप में सामने आए थे। अभी तक हमने देखा कि रंजीत सिंह का संघर्ष जो हुआ वो जमन शाह के साथ हुआ, पड़ोसी देश के साथ। अब थोड़ा सा इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं कि रंजीत सिंह और जमन शाह के बीच जब संघर्ष हुआ तो संघर्ष के क्रम में जमन शाह के 12 तोप गिर गए चिनाब नदी में। तो उसको वापस रंजीत सिंह ने निकलवाकर और जमन शाह को भेज दिया। तो जमन शाह इससे खुश हुआ और रंजीत सिंह को लाहौर तक क्षेत्र विस्तार करने का मौका दे दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रंजीत सिंह की 2 राजधानी हो गई, एक हो गई लाहौर राजनीतिक राजधानी और दूसरा अमृतसर धार्मिक राजधानी। तो उसी पॉइंट को अब हम लोग देख रहे हैं कि जमन शाह ने खुश होकर, मतलब जमन शाह को जब 12 तोप रंजीत सिंह ने वापस किया तो इससे खुश होकर जमन शाह ने खुश होकर लाहौर तक क्षेत्र विस्तार की अनुमति दे दिया। किसको? रंजीत सिंह को। तो इस प्रकार रंजीत सिंह की 2 राजधानी हुई। तो अगला पॉइंट हमारा वही है कि इस प्रकार रंजीत सिंह की 2 राजधानी हुई, एक लाहौर राजनीतिक राजधानी कब बना 1799 में और दूसरा अमृतसर धार्मिक राजधानी 1802 में। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि पहली राजधानी लाहौर बनी राजनीतिक राजधानी 1799 में और दूसरा अमृतसर बना धार्मिक राजधानी 1802 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि रंजीत सिंह की जो है ताकतें बढ़ने लगी। पहले भी हमने आपको बताया कि रंजीत सिंह जो थे वो हर एंगल से कुशल शासक थे। तो इनका ताकत जब बढ़ने लगा तो 1808 में रंजीत सिंह ने फरीदकोट, मालेरकोटला और अम्बाला को जीत लिया। मतलब ये अंग्रेज़ों के कब्जे वाले क्षेत्र की तरफ भी ये बढ़ने लगे और जब उधर भी बढ़ने लगे तो अंग्रेज़ों के साथ इनका अनबन जो है यहीं से स्टार्टिंग प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ कि रंजीत सिंह को आप ध्यान में रखेंगे कि 1808 ईस्वी में रंजीत सिंह ने फरीदकोट, मालेरकोटला और अम्बाला को जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ कि रंजीत सिंह के बाद इनकी थोड़ी बहुत अनबन हुई और रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 1809 ईस्वी में, अगला पॉइंट है, 1809 में अमृतसर की संधि हुई। तो कभी कभी सवाल में डायरेक्ट आ जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई, तो वो 1809 में हुई और वो अंग्रेज़ और रंजीत सिंह के बीच हुई। तो अंग्रेज़ की तरफ से जो संधि करने वाले थे उनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। भली भांति आप परिचित होंगे। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच संधि हुई। इस संधि में तय किया गया कि सतलज नदी के उस पार का जो क्षेत्र है वो रंजीत सिंह का होगा और अंदर का क्षेत्र जो है भारत की तरफ वो अंग्रेज़ों का होगा। और फिलहाल जो है इस संधि को तय किया गया और मान लिया गया दोनों के बीच, यानी कि अंग्रेज़ भी मान गए और वो भी मान गए। उसके बाद 1809 में ही रंजीत सिंह के साथ ये हुआ कि शाह शुजा को
रंजीत सिंह ने सपोर्ट किया और फिलहाल शाह शुजा जीता और जीतकर गद्दी प्राप्त हुआ। और खुश होने के बाद शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। लेकिन थोड़ा सा एक मामला अटपटा सा आ गया कि शाह शुजा था कौन। तो आप ध्यान करेंगे कि अहमद शाह अब्दाली जो मराठा के साथ तीसरे पानीपत के युद्ध में लड़ रहे थे, उसी के पौत्र थे शाह शुजा। ठीक, तो शाह शुजा गद्दी से इनको हटा दिया गया था। तो बाद में रंजीत सिंह ने शाह शुजा का सपोर्ट किया और शाह शुजा जीतने के बाद फिर वापस गद्दी प्राप्त किया। और खुश होकर शाह शुजा ने 1809 में ही रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो अगला पॉइंट वही है कि 1809 ईस्वी में शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। और अभी हम आपको बता चुके हैं कि शाह शुजा कौन थे, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे, ठीक, पौत्र थे। 1839 में फाइनली रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ कि रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उनके बाद उनके पुत्र खरग सिंह शासक बने। तो कभी कभी सवाल में आता है कि रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो खरग सिंह हुए। लेकिन क्या हुआ कि खरग सिंह के अपने ही मंत्रियों ने क्या किया, बंदी बना लिया और बाद में इनकी हत्या कर दी। तो खरग सिंह के बाद 1843 ईस्वी में रंजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह वो शासक बना अपनी माता जिंदल कौर के संरक्षण में। 1843 में दिलीप सिंह शासक बने अपनी माता जिंदल कौर के संरक्षण में। उसके बाद क्या हुआ कि उनके साम्राज्य पर अंग्रेजों का जो है नज़र जो है पूरी तरह गड़ने लगा और अंग्रेजों ने इधर इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि अंग्रेज और इनके बीच जो पहला युद्ध हुआ उसको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तौर पर देखते हैं। मतलब दिलीप सिंह के समय युद्ध हुआ 1845-46 में। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ और इनके ही सेनापति लाल सिंह और जो भी थे उनके द्वारा जो है इनके साथ विश्वासघात किया गया रंजीत और उनकी माता के साथ, जिसके कारण सिखों की हार हो गई। ठीक, सिख हार गए और अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इस युद्ध के बाद दो संधि हुई, एक लाहौर की संधि, दूसरा भैरोवाल की संधि। तो लाहौर की संधि 1846 में हुआ, ठीक, और दूसरा भैरोवाल की संधि ये भी 1846 ईस्वी में हुआ। तो आपको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से याद रखना है कि ये हुआ था 1845-46 में। इसमें सिखों की हार हुई, लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और उसके बाद युद्ध के बाद दो संधि हुई। किसी भी युद्ध के समापन के बाद समझौता होता है तो उसी को संधि कहते हैं। तो ये संधि हुई, पहला लाहौर की संधि 1846 में और फिर भैरोवाल की संधि ये भी 1846 में। इसके बाद दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ इन्हीं के समय, दिलीप सिंह के समय। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में और इसमें क्या किया कि डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाया गया, इस नीति के तहत कहा गया कि अब जो है सिखों का जो क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया और फाइनली दिलीप सिंह और उनकी माता को पकड़ के 50,000 वार्षिक पेंशन, 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देकर उनको ब्रिटेन भेज दिया। दिलीप सिंह को कहा गया कि आप ब्रिटेन में जाके पढ़िए, वहीं रहिए और आपको वार्षिक पेंशन दे दिया जाएगा। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिखों के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सिखों का चैप्टर इस तरह से आज हमारा समाप्त हो गया। तो हमको उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। अब पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को आप देखेंगे, पूरा सिखों का चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा और सवाल जब भी आएगा इसी से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और कहते हैं ना कि सफल होने का बस एक ही मंत्र है कि मेहनत जो है पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया जाए तो डेस्टिनी कोई भी हो, कोई भी लक्ष्य हो, वो जो है हमको वहाँ पर पहुँचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी बैरिकेड्स हो वो हमको रोक नहीं सकता है। तो इसलिए मेहनत कीजिए पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ। फिलहाल हम आपके साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।